नमस्कार दोस्तों। आम आदमी के बीच में एक धारणा बनी कि कोरोना काल के दौरान दवा व्यापारियों ने, खासतौर से खुदरा दवा व्यापारियों ने अनुचित लाभ कमाया। इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद पहुंचे, जहां होलसेल मंडी है। यहां हमारी मुलाकात हुई दवा विक्रेता समिति लखनऊ के महासचिव ओपी सिंह जी से, जिनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लिए। गौरतलब है कि दवा विक्रेता समिति लखनऊ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से जुड़ी हुई है, जो कि न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में एक है और पूरे प्रदेश का व्यापारी यहाँ चल करके आता है। तो दवा व्यापारियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल जवाब हमारे आज ओपी सिंह जी के साथ हुए हैं, गौर तलब करने लायक है, देखने लायक। सिंह साहब, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दवाओं के रेट में क्या अंतर आया है और बिक्री पर क्या फर्क पड़ा है? देखिए, कोरोना की जब वेव शुरू हुई थी तो अचानक दवाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और जब बहुत ज़्यादा दवाइयों की डिमांड बढ़ी तो हमारे बाज़ार में थोड़ी सी स्टॉक की सिचुएशन क्राइसिस में आई थी। लेकिन कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को जब बढ़ा के पाइपलाइन को हमारे सही कर दिया तो हमारी स्टॉक पोजीशन सही हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना में दवाइयों की शॉर्टेजेस नहीं हुई। जी, रेट में क्या अंतर आया? रेट में जब ये डिमांड अचानक बढ़ती है तो नेचुरल सी बात है, स्टॉक अगर कम होता है तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि रेट व्यापारियों ने बढ़ाए, पूरी तरह नहीं बढ़ाए। कुछ व्यापारियों ने उसका फ़ायदा भी लिया था, लेकिन हम लोगों ने इसका ध्यान रखा कि किसी भी व्यापारी को नाजायज रेट में माल बेचने की हम लोगों ने परमिशन नहीं दिया था। डिपार्टमेंट के साथ में मिलके हम लोग बाजार के ऊपर इसकी नज़र रखे हुए थे कि कोई भी अनाप शनाप रेटों में या ब्लैक में दवाइयों की बिक्री ना कर सकें। सर, कोरोना काल में दवाइयाँ एक्सपायर हुई थी क्या, और अगर एक्सपायर हुई तो उसका एडजस्टमेंट कैसे व्यापार मंडल ने किया? हाँ, देखिए, दवाइयाँ जब ये कोरोना पीरियड में कुछ इंजेक्शन जैसे रेमडेसिविर वगैरह या इससे संबंधित, कोरोना से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ थी, ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी तो कंपनियों ने इसमें थोड़ी सी होशियारी करी डीलरों के साथ में कि उन्होंने जब नेक्स्ट माल व्यापारियों को दिया तो उन्होंने इनवाइस के ऊपर लिख दिया कि नॉट रिफंडेबल बेस, कि अगर ये दवाइयाँ नहीं बिकेंगी तो कंपनी उसको वापस नहीं लेगी। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, व्यापारियों ने भी स्टॉक ज़्यादा कर लिया और जब ये कोरोना की वेव शांत हो गई तो हमारे बहुत सारे दवा व्यापारियों के पास लाखों का स्टॉक अनसोल्ड पड़ा रह गया और एक्सपायर हुआ। वो हमारे व्यापारियों का नेट लॉस आया, नुकसान हुआ। जी, ये सुना है कि भारत में दवा के साल्टों का उत्पादन नहीं होता, तो ऐसे में कहाँ से ये सॉल्ट उत्पन्न आते हैं, दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कम होता है जितनी दवाइयाँ हमारी फॉर्मुलेशंस बनती हैं, और इसका मैक्सिमम साल्ट हमारा चाइना से आता है। लेकिन चाइना के साथ में हमारी कुछ इंपोर्ट पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने परिवर्तन किया है और वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं, तो थोड़ी सी साल्ट की प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दवाइयों की क्राइसिस में होने की वजह से, साल्ट की क्राइसिस की वजह से थोड़े दामों में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 15 से 20%। क्या चीन से आने वाली कोई और भी दवाएं हैं जो शॉर्ट चल रही हैं? नहीं, बेसिकली एंटीबायोटिक्स, जितनी भी हायर एंटीबायोटिक्स हैं वो नॉर्मली चाइना से आती हैं, तो उसमें कोई एक का नाम नहीं ले सकते हैं। इन जनरल काफ़ी साल्ट ऐसे हैं जो हमारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं। जी, भारत सरकार जन औषधि केंद्र चला रहा है, वहाँ की जो दवा के रेट है और जो व्यापारी की दवा के रेट है, इनमें अंतर क्यों है सर? देखिए, दवा का ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो डॉक्टर डिपेंडेंट ट्रेड है। ये व्यापारी ना तो अपने हिसाब से इसका रेट तय करता है जो और ट्रेडों में होता है। हमारे यहाँ इसकी एक संस्थाएं बनी हुई हैं ऑल इंडिया लेवल पे, इसके ऊपर एमआरपी उन संस्थाओं और सरकार से मिलकर तय होती है रॉ मटेरियल के कॉस्ट के हिसाब से। तो इसमें ये तो हम नहीं कह सकते कि जन औषधि की दवाएं बहुत सस्ती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का संस्थान है तो उन्होंने अपना एक स्पेशल प्रोडक्शन का सिस्टम बना रखा है और वही दवाएं डायरेक्ट अपने स्टोर्स पे भेजते हैं। लेकिन जो हमारे व्यापारियों द्वारा होलसेल या रिटेल में दवाएं बेची जाती हैं वो ऑन डिमांड, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो वो जो ब्रांड प्रिस्क्राइब करते हैं
उसको हमारा व्यापारी, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो, वो अपने यहाँ उपलब्ध रखता है। तो इसमें हमारे दवा व्यापारियों का तो कोई रोल नहीं है कि दवाओं का रेट कम है या ज़्यादा है। ये उन्हीं संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि ऐसा वैसा क्यों हो रहा है। सर, क्या जन औषधि केंद्र खुलने से खुदरा जो दवा व्यापारी हैं उनके व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जन औषधि केंद्र जो खुल रहे हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि खुदरा व्यापारियों की सेल पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन हम एक चीज़ जरूर कहना चाहते हैं कि जो आज ये फार्मा ट्रेड में ऑनलाइन फार्मेसी काम कर रही हैं, हमारे ट्रेड के ऊपर इन ऑनलाइन फार्मेसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जैसे अदर ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक में हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट में हो या किसी और ट्रेड में ऑनलाइन का इम्पैक्ट आ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे दवा ट्रेड में भी पड़ना शुरू हो गया है। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन फार्मेसी है, इसको कोर्ट ने भी इल्लीगल करार दिया हुआ है, इसकी कोई वैधता नहीं है। उसके बावजूद ये किसी संरक्षण की वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आ रही हैं, जिससे हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जी सर, एक आखिरी बात की, जैसे आपने कहा है तो इलेक्ट्रॉनिक और भी कई उत्पादों को लेकर कई बार व्यापार मंडल ने सरकार से अनुरोध भी किया, उत्तर प्रदेश सरकार से, सेंट्रल से भी, तो क्या इस प्रकार का कोई अनुरोध आप करेंगे? देखिए, इस तरीके हमारी जो संस्था है दवा विक्रेता समिति, ये एफिलेटेड है हमारी प्रदेश इकाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश एफिलेटेड है AIOCD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। हमारी संस्था ऑल इंडिया लेवल पे केंद्र सरकार के संपर्क में है, वार्तालाप में लगी हुई है, और हम उनको समय समय पे बता रहे हैं कि ये ऑनलाइन की वजह से हमारे दवा ट्रेड में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू हो गया है। देखिए, आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या मोदी जी या कोई भी हो, इसके जो भी जिम्मेदार हैं, हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि हमको अमेरिका, रशिया, चाइना या ऐसी कंट्री से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ब्रिटेन, फ्रांस से, जहाँ पे पॉपुलेशन, चाइना की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बाकी कंट्रियों की पॉपुलेशन कम है। आज हमारा देश 130 करोड़ लोगों का देश है, और अगर हमारे हाथ में काम नहीं होगा, आज अगर हमारे 12 लाख केमिस्ट काम करते हैं ऑल इंडिया में, और 12 लाख केमिस्टों का मतलब होता है कि एक केमिस्ट के पास एवरेज आप 10 का एम्प्लॉय रख लीजिए, तो आप 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख की कम्युनिटी को आप बेरोजगार करने जा रहे हैं। तो भारत ऐसे देश में जहाँ पे कारोबार नहीं है लोगों के पास में, ऐसे जगहों पे ऑनलाइन फार्मेसी कतई उचित नहीं होगी। सिंह साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।